प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरशंकर तिवारी, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एच.एस. तिवारी में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमने कल पार्ट 1 में पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में, आज हम उसी को आगे जो है डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब एक व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों से हो तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि आर्टिकल भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दा कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल जिसे हम क्या कहते हैं, ए एंड एन कहते हैं। यानी कि जब बहुत में से एक को दिखाना हो तो उस कंडीशन में आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हो, और जब पर्टिकुलर किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को दिखाना हो तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा और हमेशा डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हो। तो यहाँ पर यही चीज ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब एक व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों से की जाएगी तो ऐसी कंडीशन में वहां पर आप आर्टिकल का यूज करोगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि स्थान निश्चित है, यदि स्थान निश्चित है तो आर्टिकल दा का यूज करोगे कि कहाँ के व्यक्ति से की जा रही है, और यदि स्थान निश्चित नहीं है तो वहां पर आर्टिकल ए एन का यूज करोगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर। तो कालिदास शेक्सपियर की तरह है, मतलब कालिदास के गुण शेक्सपियर से मिलते जुलते हैं। मतलब इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेक्सपियर से मिलते जुलते होंगे गुणों में, उनमें से एक कौन है, कालिदास भी है। और बहुत में से एक को दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हो, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का। दूसरी चीज आप ऐसे पकड़ो, मैंने आपसे कहा कि जब स्थान निश्चित हो तो ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल दा का यूज करोगे। क्या यहाँ पर स्थान निश्चित है? नहीं है। भाई इंडिया में हम रहते हैं तो हमें पता है कि इंडिया का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, लेकिन फॉरेनर नहीं जानता होगा, तो वहां पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आर्टिकल दा लगेगा या फिर ए एन। तो भाई स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। तो ये पूरी तरह से गलत है, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा और इसको आप सही करके लिखोगे, कालिदास, कालिदास इज आ शेक्सपियर, शेक्सपियर, ये सही हो गया। इसी तरह आ गया ये कालिदास एजा से, इसी को देखो मैंने आइडेंटिफाई किया आपको समझाने के लिए, कालिदास एजा शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने कहा जब स्थान निश्चित हो तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, आर्टिकल दा का यूज करोगे। देख लो, मैंने कहा कालिदास भारत के शेक्सपियर है, और भारत में एक ही व्यक्ति को शेक्सपियर माना जाता है, वो किसको, कालिदास। और जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान निश्चित होता है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल दा का यूज करते हो। वैसे भी आपका प्लेस दिया है तो आर्टिकल दा लगाना ही पड़ेगा। तो आप इसको सही करके लिखोगे, कालिदास इज आ शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इज, सॉरी दा लगेगा, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये सही हो गया, बट ये पूरी तरीके से क्या था, गलत। उसी तरह आप जानते हो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। हमने लिख दिया कि बहुत में से एक को दिखाना हो तो ए एन का यूज करते हैं, जब निश्चित हो तो वहां पर दा का यूज करते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया कि जब एक व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुणों से हो और स्थान दिया हो तो वहां पर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो यहीं पर आपकी एरर बनेगी। तो भाई मैंने कह दिया कि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन है, तो एक तो स्थान निश्चित है, और स्थान निश्चित है तो आप आर्टिकल दा का यूज करोगे। तो यहाँ पर सही करके लिखोगे आप, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये सही है, ये पूरी तरीके से गलत है। बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट टाइप था प्रॉपर नाउन वो खत्म होता है। अभी इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हम आगे और पढ़ेंगे। ये बेसिक जानकारी थी, इसको आपको ध्यान रखना है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से पुटअप होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ नाउन है उसको देखते हैं, कॉमन नाउन। सेकेंड टाइप ऑफ नाउन में हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन
नाउन। अब पहले ये देखते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। देखो होता क्या है कि बहुत सारी वस्तुओं को आपस में मिला करके आप एक समूह बना देते हो, उस समूह को जो नाम देते हो उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे लड़के हैं, उनको मिला करके आपने बॉयज कर दिया, जबकि उन लड़कों का राम, श्याम, राधा, मोहन, ये सब क्या होते हैं, नाम होते हैं। बहुत सारे टीचर होते हैं, हर टीचर का अपने का पर्टिकुलर नाम होता है, लेकिन सभी को मिला करके आपने टीचर्स नाम दे दिया, है ना। तो वहां पर आप डिफाइन करोगे common name given to a group of person, place or things। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को जो आप कॉमन नेम दे देते हो उसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर कॉमन नाउन कहा जाता है ना। तो कॉमन नाउन क्या होती है, कॉमन नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, कॉमन नाउन कह देते हैं। सेकेंड टाइप होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया जैसे बहुत सारे लड़कों का ग्रुप बना देते हो और उनको एक नाम दे देते हो, क्या देते हो, बॉयज, ठीक। उसके बाद जो है बहुत सारे टीचर होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, लेकिन उनको आपने क्या नाम दे दिया, टीचर। बहुत सारी नदियां होती हैं जिनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, लेकिन सबको मिला के एक नाम क्या दे दिया आपने, रिवर। बहुत सारे पहाड़ होते हैं, विंध्याचल पहाड़ हो गया, एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, लेकिन सबको मिला के आपने क्या एक कॉमन नाम दे दिया, माउंटेन। यानी कि कॉमन नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज कॉमन नाउन, इज नोन एज कॉमन नाउन। बस ये ध्यान रखना है आपको कि कॉमन नाउन आपको सिंगुलर भी हो सकता है और कॉमन नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। देखिए कॉमन नाउन से क्वेश्चन बनेगा, मैं आगे बताता हूं, लेकिन उसको जानने से पहले हम एक बार जानेंगे अपने मैटेरियल नाउन को। मैटेरियल नाउन को, ये सेकेंड नंबर था और ये थर्ड नंबर है। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल का मतलब ही क्या होता है, पदार्थ होता है। यानी कि थिंग्स दैट इज मेड ऑफ मटेरियल्स, वे वस्तुएं जो किसी पदार्थ की बनी होती हैं उन्हें हम हमेशा और हमेशा मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे रिंग किसकी बनी होती है, गोल्ड की बनी होती है। नेकलेस किसका बना होता है, गोल्ड का बना होता है। तो इसी तरह हम लिखेंगे थिंग्स दैट इज मेड ऑफ material is known as material noun। यानी वे वस्तुएं जो किसी पदार्थ की बनी होती हैं उन्हें हम मैटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिंग, नेकलेस, यानी कि जितनी भी वस्तुएं किसी पदार्थ की बनी होती हैं उन्हें आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखना मैटेरियल नाउन के अंतर्गत रखोगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहीं से आपका एक्सेप्शन शुरू होता है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसी से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। यहां पर आपने ये तो जानकारी ले ली कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को ही हम क्या कह देते हैं, कॉमन नाउन कह देते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि वो वस्तुएं जो किसी पदार्थ की बनी होती हैं उसे आप मटेरियल नाउन से कहते हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। कैसे कहते हैं, जब किसी कॉमन नाउन का यूज मैटेरियल नाउन की तरह करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उसे हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में रखते हो, सिंगुलर फॉर्म में रखते हो, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं रखते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो एक्सेप्शन में पहला पॉइंट जो बनता है ये कॉमन और मैटेरियल नाउन से, वो बनता है
common noun is used as material noun। जब कॉमन नाउन का यूज मटेरियल नाउन की तरह करें तो आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी कॉमन नाउन होगी वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। कभी भी आप इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करोगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करोगे। यानी ध्यान रखना है कि जब भी कॉमन नाउन का यूज आप मटेरियल नाउन की तरह करोगे, जब भी कॉमन नाउन का यूज मटेरियल नाउन की तरह यूज करोगे तो वो कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगी। जैसे मैं लिख दूं एक एग्जांपल, द मॉन्यूमेंट इज मेड ऑफ, द मॉन्यूमेंट इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये पत्थर और ईंटों का बना हुआ है। अब यहां पर आपको गौर करना है, मैं यहां पर दा हटा देता हूं क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए दा मैंने हटा दिया। मैंने आपसे कहा कि जब कॉमन नाउन का यूज आप मटेरियल नाउन की तरह करोगे तो उस कॉमन नाउन को आप हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखोगे, कभी भी उसे आप प्लूरल फॉर्म में नहीं रखोगे। ये कॉमन नाउन है, इसको आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे, कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करोगे। अब आप खुद ही गौर करो, ये क्या है, स्टोन, ये क्या है, ब्रिक है। आप जानते हो बहुत सारे स्टोन होते हैं और उन सारे स्टोन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, लेकिन सबको मिला करके स्टोन नाम दे दिया गया। आप जानते हो बहुत सारे ईंटें होते हैं, मरका है, 555 है, मतलब बहुत सारे ईंटों के टाइप्स होते हैं, लेकिन सबको मिलाकर क्या कर दिया, ब्रिक। लेकिन यहां पर हमने कहा कि जो मॉन्यूमेंट है, ये जो बिल्डिंग है, ये किसकी बनी हुई है, स्टोन्स और ब्रिक्स की। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टोन और ब्रिक्स का यूज यहां पर किसकी तरह किया गया, मटेरियल की तरह। और जब भी किसी काम है ये कॉमन नाउन और इसका यूज मटेरियल नाउन की तरह किया गया, लेकिन मैंने आपको बताया जब भी किसी कॉमन नाउन का यूज मटेरियल नाउन की तरह करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप उसे हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे, कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करोगे। तो इसको सही करके मैं लिखूंगा तो ऐसे आएगा, मॉन्यूमेंट इज मेड ऑफ स्टोन, नॉट स्टोन्स, स्टोन एंड ब्रिक्स, नॉट ब्रिक। ये पूरी तरीके से गलत है, यही आपको सही करना है, यही आपके एग्जाम में आएगा। बस ये हो सकता है कि स्टोन और ब्रिक की जगह कोई और नाउन दे दे तो ये सही हो जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप हमेशा ये ध्यान रखना कि मेड और बुल्ड, मेड और बुल्ड, मेड और बुल्ड के बाद अगर कोई भी, मेड और बुल्ड के बाद अगर कोई भी कॉमन नाउन आती है तो आप उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखोगे, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं रखोगे। बस इतना ध्यान रखना है कि मेड और बुल्ड ये दो वर्ड हैं जो बनाने के लिए यूज होते हैं, इनके बाद अगर कोई भी कॉमन नाउन आती है तो उसे आप हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखोगे, कभी भी उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं रखोगे। ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। इसी तरह ये तो एक्सेप्शन 1 हुआ, हम एक्सेप्शन 2 करते हैं। 2 में क्या है कि यदि कॉमन नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, कॉमन नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो तो उसे आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में बना सकते हो, है ना। यानी कि जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन ये किसके इक्वल हो, कॉमन नाउन की तरह ही यूज की जाए, कॉमन नाउन की तरह ही यूज की जाए तो इसे सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो देखते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहां पर एक, we required 20,000 brick to repair
दिस बिल्डिंग। अब देखो हमने लिखा कि इस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए हमको कितने हजार ईंटों की जरूरत है, 20,000 जरूरत है। अभी हमने ईंटों का यूज नहीं किया, अभी हमें ईंटों की क्या है, जरूरत है। और जब जरूरत है तो ईंट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। वैसे भी मैंने यहां पर ना तो मेक का यूज किया है ना ही वुल्ड का यूज किया। अगर कर लेता तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता, लेकिन यहां पर हमें जरूरत है, यानी कि ईंटों का यूज यहां पर किसकी तरह किया गया है, कॉमन नाउन की तरह किया गया है। तो यहां पर आप 20,000 प्लूरल मानते हैं। जब 20,000 आपका प्लूरल है तो ब्रिक्स क्या होगा, ब्रिक क्या होगा, ब्रिक्स बन जाएगा, चूंकि कॉमन नाउन की तरह किया है यूज आपने। और जब कॉमन नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसे आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो 20,000 लिखा है इसलिए हमने ब्रिक का क्या कर दिया, ब्रिक्स कर दिया, प्लूरल बना दिया। ठीक, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नाउन का थर्ड पार्ट। प्यारे बच्चों, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा, नहीं तो बार बार आपको स्क्रीन देखनी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भावना, यानी कि ऐसी नाउन जो आपकी भावनाओं को प्रकट करे उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा और हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी भावनाओं को प्रकट करती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसी नाउन जिसे हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, उसे कभी भी छू नहीं सकते हैं, उसे हम हमेशा और हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मैंने लिखा अ नाउन दैट कैन बी फील, एक ऐसी नाउन जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसे हम हमेशा और हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया हैप्पीनेस, आप कितना खुश हैं उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे छू कर कभी देख नहीं सकते, यानी कि आपकी भावनाओं को प्रकट करता है। ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार हैं हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी, आप कितने सुंदर हैं हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू कर देख नहीं सकते। कितने दुखी हो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है रिफर करते हैं किसके, आपके विचारों को, आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को, या फिर आपकी क्वालिटी को प्रकट करती है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसे आप केवल और केवल अपने भावनाओं को द्वारा प्रकट करते हो, अर्थात केवल महसूस कर सकते हो, उसे छू नहीं कर सकते। ये नाउन हमेशा और हमेशा आपके आइडियाज को प्रकट करती है, कॉन्सेप्ट को दिखाती है, उसके साथ साथ क्वालिटी को भी शो करने का काम करती है। तो वही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसे आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इसके बाद पांचवी और लास्ट नाउन आती है, वो होती है कलेक्टिव नाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या ग्रुप के कलेक्शन को दिखाती है, लेकिन पूरा होल दिखाती है, एक यूनिट के रूप में दिखाती है। तो वही मैंने लिखा कलेक्टिव नाउन, लिखा मैंने कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप पर्सन प्लेस थिंग्स एज होल इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूज होते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, बट यहां आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या ग्रुप के कलेक्शन को एक यूनिट के रूप में दिखाती है, इसीलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन का आप यूज प्रायः सिंगुलर नंबर में ही करते हो। मोस्टली इसका जो यूज होता है प्लूरल नंबर में नहीं किया जाता, आप हमेशा और हमेशा सिंगुलर नंबर में करोगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिन्हें आप देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन का यूज उनमें प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके एक्सेप्शन पर बढ़ेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ये तो आपने बेसिक जानकारी ले ली कि कलेक्टिव नाउन है क्या। तो देखो यहां पर मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ ग्रुप, पर्सन, प्लेस आर थिंग्स को होल के रूप में यूनिट करता है। जजों के समूह को जूरी कहा जाता है। 5 लोगों की कमेटी बनती है, उसे आप कमेटी बनती है, कमेटी कह दो। हर्ड का मतलब भी झुंड होता है, भेड़ियों का जो झुंड होता है हर्ड कह दिया, क्लर्जी हो गया। यानी कि ये यूनिट के रूप में हमेशा दिखाएगा, इसीलिए इन्हें आप हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। बट एक्सेप्शन को छोड़कर, एक्सेप्शन मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। मैंने कहा
कि कलेक्टिव नाउन का यूज, कलेक्टिव नाउन का यूज आप सिंगुलर फॉर्म में ही करोगे, सिंगुलर फॉर्म में करते हो। मोस्टली इसका यूज सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, प्लूरल में नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देता हूं, ज्यूरी और यूनानिमस, यूनानिमस, ज्यूरी आर यूनानिमस ओवर दिस डिसीजन। ज्यूरी इस डिसीजन के ऊपर सहमत है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी, और मैंने आपको यह भी बताया कि कलेक्टिव नाउन का यूज आप हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करोगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं करोगे। तो यहां पर क्या करूंगा, मैं इसको काट दूंगा और यहां पर काटने के बाद इसको लिखूंगा, ज्यूरी इज यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है सहमत होना, मस ओवर दिस डिसीजन। अब यहां पर देयर भी कर देता ना डिस की जगह, तब भी क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब ये सही होगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी बनेगा। कब? जब कलेक्टिव नाउन से अलग अलग मतों का भेद हो, यानी कि कलेक्टिव नाउन में जिन सदस्यों को आपने कलेक्ट किया है, अगर उनके विचार अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कलेक्टिव नाउन का यूज प्लूरल फॉर्म में करोगे, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं करोगे। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो जैसे मैं लिखूं, द कमिटी इज डिवाइडेड। देखो, डिवाइड दिखा रहा है कि हम अपने मतों में क्या हो गए, विभेद हो गए हैं, अलग अलग हो गए। तो द कमिटी इज डिवाइडेड ऑन देयर इश्यूज। द कमिटी इज डिवाइडेड ऑन देयर इश्यूज। कमेटी जो है अपने अपने इशू पर क्या हो गई है, अलग हो गई, अपने अपने मैटर को लेकर क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो उसी को मैंने कहा। अब देखो, यहां पर मैंने बताया कि जैसे ही कलेक्टिव नाउन से डिवाइडेशन का बोध हो, उनके मतों में अनेकता आ जाए, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन का यूज आप हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में करोगे, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं करोगे। तो यहां पर खुद ही देखो, कमेटी तो ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं कहां पर, इशू पर, अपने मैटर पर ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो भाई ये तो सही है कि यहां पर इज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन से अगर अनेकता का भेद होता है तो आप हमेशा इसे किस फॉर्म में यूज करोगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे। ये सही है। एक एरर तो यहां दे सकता है और दूसरी एरर यहां दे सकता है। यहां पर सिंगुलर दे दे मान लीजिए, तो आपको प्लूरल बनाना ही पड़ेगा। अब देयर लिखा है आपको, यहां पर प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, दिस दे देगा तब भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कमेटी या कलेक्टिव नाउन से अनेकता का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, और इसके लिए जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो भी किस फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होगा। यही दो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगली क्लास में हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नाउन के कुछ महत्वपूर्ण रूल भी डिस्कस करेंगे।